नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 84 हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलो, आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आर्ट एंड कल्चर के, तो ध्यान से सवाल को सॉल्व करना। जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। पहला सवाल है सुल्तान बलबन पे। ये सवाल है मीडिएवल हिस्ट्री का। दिल्ली सुल्तनत के ये सुल्तान थे। कहता है कि क्या इसने चहलगानी को डिसॉल्व कर दिया, जो 40 सबसे इम्पॉर्टेंट नोबेल थे कोर्ट के। हाँ, पहले बलबन इस चहलगानी का ही पार्ट हुआ करता था, इसका मेंबर हुआ करता था। बलबन को पता था कि चहलगानी कितना खतरनाक साबित हो सकता है सत्ता के लिए, उसने चहलगानी को ही डिसॉल्व कर दिया। पहला करेक्ट है। इंडिया में उसने जो पर्शियन फेस्टिवल है नवरोज़, इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ जो ईरानियन तरीका है सजदा का, अरे जो हाथ झुकाते हैं ना ऐसे करके अदब करते हैं, सिजदा और पैबोस दोनों को उसने इंट्रोड्यूस किया। सिजदा और पैबोस, इसके साथ जो नवरोज़ फेस्टिवल है इसको भी उसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। तो दोनों बातें जो हैं वो करेक्ट है। 1 and 2 सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट रिगार्डिंग बलबन। एक काम करना, जो दिल्ली सल्तनत का पूरा जो हायरार्की है ना उसको देख लेना एक बार, ठीक है ना। हायरार्की मतलब कि किस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई और एक पर्टिकुलर डायनेस्टी में कौन सा राजा इंपॉर्टेंट था, कौन सा सुल्तान इंपॉर्टेंट। जैसे कि तुम्हारा खिलजी है तो खिलजी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, उसका कुछ कारनामा है वो पढ़ लेना। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में पढ़ लो कि उसने क्या क्या चीज़ें करी थी, ठीक है। गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बारे में पढ़ लो। उसके बाद के जो सुल्तान हैं कुछ इंपॉर्टेंट उसके बारे में पढ़ लो। इस तरह से पूरा नहीं पढ़ा जाता। अगला सवाल है बीमारी के बारे में, और ये होता किससे है। एथलीट फूट, बेरी, कोलरा, मम्प्स। तो जो एथलीट फूट है वो होता है फंगस से, न कि वायरस से, फंगस से। जो मम्फ है वो मम्फ वायरस से होता है, ये मम्फ वायरस से होता है। ओके। कोलरा के कारण जो डिहाइड्रेशन है वो हो जाता है। अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया तो मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर आप ख़राब खाना खाएंगे, मतलब जो गंदा पानी है, कंटेमिनेटेड है बैक्टीरिया से, वो कंज्यूम करेंगे तो कोलरा होने का मतलब काफ़ी चांस रहता है। तो कोलरा होता है बैक्टीरिया से। तो थर्ड सही है, चौथा गलत था, पहला भी गलत था। तो 1 काटने के बाद आपका ए और सी चला गया, 4 काटने के बाद सी और डी चला गया। तो न ए हुआ, न सी हुआ, न डी हुआ। क्या आंसर आया? बी, 2 and 3 ओनली। बेरी होता है विटामिन B1 की डिफिशियंसी के कारण, ठीक है। इसको हम लोग थायामिन डिफिशियंसी भी कहते हैं, थायामिन डिफिशियंसी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो बेरी है इसके कारण से हार्ट फेलियर हो सकता है, नर्व को डैमेज कर सकता है, जो मसल स्ट्रेंथ है उसे कम कर सकता है, पैरालिसिस हो सकता है इससे। तो 2 और 3 दोनों करेक्ट है। पायनियर 10, जूनो, गैलीलियो, ये सब क्या हैं? क्या ये मिशन है जुपिटर के लिए? क्या ये जीपीएस जैसा सिस्टम है? सैटेलाइट्स हैं? स्पेस मिशन है मून के लिए? देखो, जूनो नाम से दिख रहा है, ये जुपिटर के लिए है, ये कोई चांद के लिए नहीं है। तो पायनियर 10, जूनो और गैलीलियो, ये तीनों के तीनों जुपिटर के लिए मिशन हैं। पायनियर 10 पहला स्पेसक्राफ्ट था जो जुपिटर के लिए निकला था, इसको नासा ने लॉन्च किया था। इसके बाद वायेजर 1 जो था वो नासा का है, सोलर सिस्टम का जो आउटर पार्ट है उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। जूनो ये भी जुपिटर के लिए ही था। गैलीलियो ये भी जुपिटर के लिए है, ये भी नासा का था। जूस ये ईएसए का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला स्पेस मिशन टू जुपिटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, इनमें से कौन गुरु नानक जी के कंटेम्प्ररी थे, समकालीन थे? बाबर, शेषासुरी, रामानुजम। तो इनमें से आपका जो गुरु नानक का कब से कब तक रहे? 1469 से 1539 तक।
उसी टाइम पे बाबर ने इंडिया में इन्वेड किया था 1526 में, ठीक है ना, नानक जी उस समय जिंदा थे। शेर शाह सूरी वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा 54 साल की उम्र में, और उसने सूर्य साम्राज्य की, सूर्य एम्पायर का स्थापना किया था 1540 में, ठीक है। इसके बाद आपका जो रामानुजम है ये 11th सेंचुरी में था ये। अच्छा, यहाँ पर शेर शाह सूरी का 1540 है, गुरु नानक का 1539 है। तो देखो समकालीन तो था ना, क्योंकि नानक जी 39 में मरे थे, तो जब जिंदा थे तब तो सूर्य तो था ही जिंदा। समकालीन का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे तुम हो उसी टाइम पे हम हैं, ठीक है ना, तो दोनों थे उस समय। जो रामानुजम है वो 11th सेंचुरी का था, ठीक है। तो थर्ड अब गलत हो गया, बाबर और सूर्य दोनों करेक्ट है, A 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है अद्वैतवाद के बारे में। अद्वैतवाद क्या कहता है कि ईश्वर केवल एक है, ठीक है, कोई द्वैत नहीं है। द्वैत, कोई द्वैत नहीं है, मतलब जो भक्त है, ईश्वर है, इंसान है और जो परमात्मा है, वो दो अलग अलग नहीं है। जो जीव है ना, जो जीव हैं, आप हैं, हम हैं, जीव को जब अज्ञानता रहता है, जीव जब तक अज्ञान है तब तक उसको लगता है कि परमात्मा अलग है, वो अलग है, ठीक है ना, वो माया में घिरा रहता है, इस मृत्यु लोक पर माया में घिरा रहता है। जैसे ही इस जीव को ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना, उसको पता चल जाता है कि वही ब्रह्म है, उसी के भीतर ईश्वर है, तो कहता है फिर वो अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। तो ये बिलीव करता है नॉन डुअलिज्म में, ये बिलीव करता है नॉन डुअलिज्म में। इसका मानना ये है कि आपको साल्वेशन, मुक्ति नॉलेज से मिलेगी, जो ज्ञान है उससे मिलेगा। तो पहला तीसरा दोनों सही है, ठीक है। इसने भक्ति को रिजेक्ट नहीं किया था, बस इसने ये कहा था कि अलग अलग मार्ग हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये कहा था कि पहले आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वैदिक स्कल्पचर्स से, जो वैदिक लिटरेचर है वहाँ से, ठीक है। शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने प्रपाउंड किया था द्वैतवाद को, उन्होंने वेद को ट्रू नॉलेज माना, वेद को ट्रू नॉलेज माना। उन्होंने ये कहा कि आत्मा और परमात्मा, ठीक है ना, और जो ये दुनिया है, जो ये संसार है, ये एक है, ये सभी एक चीज़ें हैं। ये हमको डिफरेंट लगता है क्योंकि हमें अभी ज्ञान नहीं है, हमें अभी ज्ञान नहीं है, मगर ज्ञान होने के बाद सब चीज़ें एक दिखती हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इट डिड नॉट रिजेक्टेड द पाथ ऑफ भक्ति, तो दूसरा गलत है, 1 and 2 3 करेक्ट है, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।